स्वागत है आप सभी का R9 टीवी में। मैं हूं जब्बार खान। बड़ी बहस के साथ में हमने यहां पर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी का रास्ता आजम खान के टूटे हुए पुल से निकलेगा। 1932 कोसी नदी पर वहां पर नवाबी दौर में एक पुल का निर्माण होता है और उसके बाद में साल 2016 में यानी कि उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव से पहले आजम खान के वक्त में कहा जाए कि उस पुल को दोबारा से तोड़ करके निर्माण कार्य कराए जाने को लेकर के उसका शिलान्यास कराया जाता है। साल 2016 से लेकर के 2020 का वक्त आ चुका है, मगर अभी भी वो पुल जिससे करीब 110 गांव का रास्ता जाता है या उससे जुड़ते हैं, मगर यह पुल टूटा हुआ है। बीते 4 वर्षों में अभी तक इस पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है और ऐसे में लोगों की मुश्किलें इतनी ज्यादा हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्हें 40 से 50 किलोमीटर और कहीं कहीं पर 70 से 80 किलोमीटर ज्यादा रास्ता तय करके जाना पड़ता है क्योंकि पुल का निर्माण कार्य नहीं हो सका। 1932 में यह पुल बन करके तैयार हुआ, उसका उद्घाटन हुआ और तब से लेकर के अब तक यह पुल चलता रहा। मगर जब उस पुल की हालत ज्यादा जर्जर हो गई तो पहले भारी वाहनों को रोका गया और दरकार इस बात की हुई कि क्यों ना उस पुल को तोड़ करके नया पुल बनाया जाए जिससे लोगों की मुश्किलें ठीक हो जाएं। मगर बीते 4 वर्षों में इस पुल का निर्माण कार्य आधा अधूरा पड़ा हुआ है। जिस वक्त चुनाव हो रहे थे साल 2017 में, उससे ठीक 1 साल पहले आजम खान के वक्त में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। उस पुल के निर्माण कार्य के लिए शिलान्यास करा दिया गया। बजट भी आवंटित करने की प्रक्रिया में तेजी से आगे बढ़ा, एक एस्टिमेट दिया गया, मगर बीते 4 वर्षों में उस पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है। स्वार विधानसभा की सीट आजम खान अपने परिवार के साथ में जेल में बंद हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम इसी स्वार विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे 2017 में, मगर मामलों में, आपराधिक मामलों में इस तरीके से उलझे कि उनकी सदस्यता चली गई, रद्द हो गई और इसके बाद से अब दोबारा से उस सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। 8 ऐसी सीटें हैं, मगर इस बीच में उस पुल को एक इशू के तौर पर सामने रख करके अब्दुल्ला आजम ने या आजम खान ने या समाजवादी पार्टी ने उसके सहारे से चुनाव जीतने की कोशिश की, लेकिन पुल का निर्माण कार्य अभी तक अधूरा है। और ऐसे में इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने उस पुल के दोबारा निर्माण कार्य कराए जाने के लिए अब प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो सवाल यह है कि क्या आजम के टूटे हुए पुल से भारतीय जनता पार्टी का सियासी सफर आगे बढ़ेगा? आज चर्चा हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। एक तो अस्थायी पुल तत्काल 30 सितंबर तक का अधिकारियों ने सबने बताया कि उससे पहले ही चालू करेंगे। अब इसे सरकार का कर्तव्य समझिए या फिर सत्ता की लालसा में किया गया काम। इच्छा चाहे जो भी हो, मगर इतना तय है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब अधूरा खड़ा ये पुल रामपुर के 40 गांवों को मुख्यालय से जोड़ता नजर आएगा। एक तो अस्थायी पुल तत्काल 30 सितंबर तक का अधिकारियों ने सबने बताया कि उससे पहले ही चालू करेंगे और दिसंबर 2021 तक ये एकदम पक्का पुल बन करके तैयार हो जाएगा, जिससे आपको खबर जुटाने में सुविधा होगी। दरअसल रामपुर के स्वार विधानसभा में राजनीति के सपनों को पूरा करने का जनाधार है ये अधूरा पुल। सपा सरकार में आजम खान ने 2017 के चुनावी समर से 1 साल पहले पुल का शिलान्यास करवाया। कहने वाले यहां तक कहते हैं 2017 के विधानसभा चुनाव में इसी पुल के रास्ते आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान लखनऊ पहुंचे थे, मगर सरकार बदली तो पुल के निर्माण कार्य की दिशा बदल गई। भाई इलेक्शन की वजह से तो आज पुल का शिलान्यास शुरुआत नहीं हो रही है। ये दृष्टि दोष है और इस प्रकार के विचार मन में लाना भी ठीक नहीं है। ये जनता के हित में काम किया गया है और जनता के हित में काम करने का कार्य केंद्र की और प्रदेश की सरकार जब से शपथ ली है तब से लगातार। अब एक बार फिर से स्वार में चुनावी सभा सजने वाली है तो फिर से पुल को पूरा करने का काम शुरू हो रहा है। सरकार का दावा है कि जनता के हित में पुल जल्द ही चालू हो जाएगा, लेकिन विपक्ष इसे चुनावी चाल बता रहा है। कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।
उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये भी सत्ता से बाहर होंगे तो हम लोग भी ज़बरदस्ती की कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन हो सकता हम लोग ना करें। हम लोग इस नेचर के आदमी नहीं है, हम लोग की पार्टी इस नेचर की नहीं है कि किसी से बदला ले किसी बात। लेकिन इस तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना ये बहुत ही गलत बात है, और ये किस लिए ऐसा कर रहे हैं ये मेरी समझ से परे है। एक तरफ पुल पर सियासत हावी है तो दूसरी तरफ जेल में बंद आजम परिवार की आफत बढ़ती जा रही है। मंत्री पद पर रहते हुए जौहर विश्वविद्यालय को आर्थिक लाभ दिलाने के आरोपों की जांच ईडी ने शुरू कर दी है। ईडी के एक्शन पर भी विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का साफ कहना है स्वार विधानसभा जीतने के लिए सत्ता दल हर हथकंडे अपना रहा है। वो अगर चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, उनके साहबजादे अगर चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, तो उसमें कौन सी बात है भाई? आप भी लड़िए, हराइए, चुनाव में हराइए। आप सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना मेरी समझ से बाहर है, ये गलत काम कर रहे हैं। बहरहाल लंबे अरसे से स्वार सीट समाजवादियों के कब्जे में रही है। अब सीट पर उपचुनाव होना है तो हर राजनीतिक दल जीत की उम्मीद की खातिर खुद को तैयार कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आजम खान के टूटे पुल से बीजेपी जीत का रास्ता तय कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो भारतीय जनता पार्टी की निगाहें खासतौर पर उन सीटों पर ज्यादा फोकस करते हुए दिख रही हैं जहां पर विपक्षी दलों का जो गढ़ माना जाता रहा स्वार उसी में से एक है। हमारे साथ सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। तारुफ उनका सीधे सीधे आपसे करवाते हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता दिनेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। साथ में समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता तारिक अहमद लारी साहब हैं, आपका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अरविंद जयतिलक जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत में दिनेश सिंह जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। 4 वर्ष बीत चुके हैं। आजम खान के वक्त में चुनाव के ठीक कुछ दिन पहले या 1 साल पहले उसका शिलान्यास करा करके उसे अधूरा छोड़ दिया गया। यही पुल आपको वहां की सत्ता या फिर उस सीट पर वर्चस्व दिलाएगी? जब बार भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये देखकर काम नहीं करती है कि हमको चुनाव में लाभ किससे होगा, चुनाव में हानि किससे होगा। भारतीय जनता पार्टी वो काम करती है जिससे जनता का लाभ हो और प्रदेश का लाभ हो और देश का लाभ हो। तो इसलिए हमारे लिए कभी भी कोई विकास का काम वो चुनावी मुद्दा नहीं होता है, वो जनता का मुद्दा होता है। विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव की वजह से इस वक्त जल्दबाजी में है सरकार और इसीलिए इस पुल पर ध्यान गया है, वरना 4 साल बीत गए इस पर ध्यान नहीं गया था। जब्बार भाई, विपक्ष और क्या कह सकता है? जब भी कोई अच्छा काम उत्तर प्रदेश में होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी कोई भी अच्छा काम करते हैं, या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब कोई अच्छा काम करते हैं, तो क्या विपक्ष शाबाशी देता है? विपक्ष का तो एक ही काम रह गया है कि कोई भी अच्छा काम हो कैसे उसकी निंदा की जाए, सिर्फ इनका काम रह गया। इस बात से सहमत हो सकते हैं, राजनीति है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो चलते हैं, मगर ये 4 साल का जो वक्त लग गया दिनेश सिंह जी, आप एक प्रतिष्ठित प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, 4 साल को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि अभी तक उस पुल का निर्माण कार्य दोबारा से शुरू नहीं हो पाया? देखिए, उस पुल के लिए धन आवंटित हो गया है और हमारी सरकार ने उसकी डेडलाइन दे दी है कि दिसंबर 21 तक ये पुल शुरू हो जाएगा। ये दूसरे लोग थे जो उन पुल का इस्तेमाल करके रामपुर से स्वांग सीट से वो लखनऊ तक पहुंच गए, लेकिन उन्होंने जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतरे और उनको सीट से उतार भी दिया, भले ही न्यायालय में उतारा। तारिक अहमद लारी साहब जो हमेशा झूठ बोले। ठीक है, तारिक अहमद लारी साहब, आपको यह लगा कि एक ऐसा पुल है, एक ऐसा मुद्दा है जिसके सहारे से अब्दुल्ला आजम पहुंच सकते हैं लखनऊ विधानसभा तक, पहुंच भी गए, तो क्या महज उस मुद्दे को या उस इश्यू को लेकर के जनता में विश्वास पैदा करने के लिए आपने सिर्फ उसका शिलान्यास कर दिया? आरोप यह लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसे सियासी मुद्दा बना रही है। तारिक साहब, देखिए मामला ये है बीजेपी का, राम नाम जपना पराया माल अपना। इन लोग की आदत है हम लोग के विकास कार्यों को अपना बताने की, हम लोग के पत्थर उखाड़ने की, सब करने की। 4 साल तक कहाँ थे? किस गुफा में बैठे हुए ध्यान कर रहे थे ये? मैं अभी पूर्वांचल के दौरे से होकर आ रहा हूँ। इनको वहाँ का चुनाव आ गया है, उपचुनाव आ गया है, तो इनको वहाँ का पुल नज़र आ रहा है।
इनके नहीं, तो मुख्यमंत्री जो आपको उप मुख्यमंत्री हैं तारिक मौर्य साहब, जी, वो तो तारिक डायरेक्ट साहब, बोले थे कि 2012 से सड़कें लेकर के होंगी। 2017 मुख्यमंत्री जी ने बोला तक गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, नहीं, एक सड़क मुझे गड्ढा मुक्त नहीं तारिक मिल रही साहब, है। आप बीजेपी की कमियों पर आइएगा, लेकिन 2012 से लेकर के 2017 तक तो आपकी ही सरकार थी ना, आपकी ही सरकार थी ना। एनजीटी से एनओसी मिलने में टाइम लगा। अब हर चीज के लिए आपको एनजीटी से एनओसी लेनी है। यह एक ऐसी संस्था बैठा दी गई है सबके ऊपर जो अपने आप को इस देश के सरकार और राष्ट्रपति से भी ऊपर समझती है। राष्ट्रपति और गवर्नर के आदेश से सारे काम होते हैं, लेकिन ये संस्था ऐसी बन गई है एनजीटी जो हर सरकारी कार्य में, हर उस कार्य में अपनी टांग अड़ाती है और महीनों तक, सालों तक एनजीटी किसी भी कीमत पे वो एनजीटी को ढाल बना करके अपनी कमियों को छुपा रहे हैं कि साहब हमने तो कोशिश की, लेकिन 2016 हम ढाल किसी को नहीं बना रहे, हम तो सच्चाई बता रहे हैं। हम ढाल हम ढाल नहीं बना रहे, हम सच्चाई बता रहे हैं। और ये तो वहां का उपचुनाव के लिए ढिंढोरा पीट रहे, क्यों नहीं? यहाँ आप कुछ ना करिए, आप सिर्फ रायबरेली चले जाइए, रायबरेली इलाहाबाद की सड़क देख लीजिए आप। अरे सर, आप अपनी चीज पर आइए ना। 2012 से लेकर के 2016 तक भाई आपको बता दें, यहां पे एनजीटी सर, चलिए हम अपनी बात पे आ रहे हैं। एनजीटी सर, एनजीटी जो होती है, एनजीटी में कई ऐसे, ये गवर्नमेंट ने खनन का काम उठाया है जिसका 4 साल होने को आ रहा है, और एनजीटी ने अभी तक परमिशन नहीं दी, और सरकार करोड़ों रुपया आपने शिलान्यास कराया, उसके बाद में खामोश होकर के बैठ गए। ये भी जानिए आप, ये भी पता करिए। आप खामोश होकर के बैठ गए। खामोश होकर क्या बैठ गए? जब वहां से परमिशन मिलेगी, जब परमिशन मिलेगी तभी तो एनजीटी से परमिशन आएगी, एनओसी आएगी, तभी तो आगे काम कर सकते हैं। और वो एनओसी आ चुकी थी, उसका तो बहाना ये भी नहीं कर सकते। अरविंद जयतिलक जी, एक कमेंट है आपका। ये बहाना तो ये भी नहीं कर सकते कि साहब एनओसी है। एनओसी तो हम लोग कितने साल पहले ले लिए थे, फिर आपने क्यों नहीं किया? 4 साल से क्या बैठे हुए थे? मैं इस पे प्रतिक्रिया क्या कर रहे थे? मंजीरा बजा रहे थे? ब्रेक पे भी जाना, उससे पहले अरविंद जयतिलक जी, ये जो स्थिति है कि एनजीटी के ऊपर सारी चीजें मर्ज कर करके ये कह दिया जाए कि साहब हमें तो अप्रूवल ही नहीं मिल रहा था, और इसलिए चुनाव से ठीक पहले हमने जाकर के शिलान्यास कर दिया, तो कमियां तो दोनों तरफ से हैं। बिल्कुल जब्बार भाई, देखिए, भिखारियों की दृष्टि भगवान की मूरत पर नहीं होती है, प्रसाद पर होती है। राजनीतिक दलों का यही हाल है। जब ये सत्ता में आते हैं तो जनता के विकास के कार्य को अपने किस हद तक उसमें जो है उसका राजनीतिक लाभ मिले, इसे ध्यान में रखकर करते हैं। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। 2012 में समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो 4 साल बाद 2016 में शिलान्यास की। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी 2017 में आई, तो अब जब उपचुनाव होने जा रहा है, और चूंकि स्वार्थ का सीट जो है कई निहितार्थों को समेटे हुए है, यहाँ के हार जीत का कई तरह की धारणाएं को भी ये पुल याद आ रहा है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे, और आप ही के कमेंट से सवाल यही है कि क्या जनता के हितों को ताक पर रख करके राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपने अपने नजरिए से, अपने अपने सियासी चश्मे से ही सारे कार्य करती हैं? क्या दोनों ही दल दोषी हैं, इस वक्त का सत्ता पक्ष और विपक्ष, या उस वक्त का विपक्ष या सत्ता दल? बिल्कुल जब्बार भाई, देखिए, राजनीतिक लाभ के लिए फल से ज्यादा छल की जरूरत पड़ती है, और सियासत में जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं उनका आचरण ऐसा ही होता है। आप जब देखते हैं कि चुनाव नजदीक आ जाता है, चाहे वो उपचुनाव हो चाहे आम चुनाव हो, तो राजनीतिक दलों द्वारा किस तरह से लोक लुभावन जो है फैसले लिए जाते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है कि तब तक चुनाव गुजर जाता है और स्थिति जस की तस बनी रहती है। वो पुलिया की भी स्थिति यही रही। अब बताइए, कितना बड़ा प्रदेश है, एक पुल बनाने में जो है 4 साल उधर और 2.5 साल इधर, लगभग 7 साल के आसपास गुजर जाता है और पुल नहीं बनता है। देखिए, कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक दलों का ये स्वभाव आचरण बन गया है कि जो कुछ भी हम जो है राजनीतिक फैसले लेंगे उसके पीछे अपना मकसद होगा। और राजनीतिक दलों के इसी आचरण से अवाम को, जनता को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, मगर उनकी परेशानियों को सुनने वाला कौन है? अब मैं तारिक अहमद लारी साहब, आपके वक्त में, आपकी सरकार के वक्त में निर्माण कार्य की प्रक्रिया की स्थिति बहुत धीमी थी, मगर अब मौजूदा वक्त में अगर शासन, प्रशासन या कानून की जो हरकत है, उसकी प्रक्रिया, उसकी तेजी, उसकी गति ज्यादा तेजी से देखने को मिल रही है। अगर जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के कानून अपना काम कर रहा है तेज गति में, उसमें भी आपको दिक्कत है? नहीं, ये कानून का पालन करते हुए कोई भी कार्रवाई करें हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने हिसाब से कानून बना के उसका पालन करवाना ये गलत है।
आप कानून के दायरे में रहकर कानून नहीं के तो और कोर्ट मौजूदा वक्त में आजम खान के खिलाफ में जो भी केसेस चल रहे हैं, आपको ये लगता है कि ये सब लेकिन आप तो बीजेपी ने अपने कानून को कानून मान ही सेट नहीं कर रहे लिए, हैं। अपने कानून बना दिए, उसके हिसाब से चल रहा है सब कुछ। ये अपने हिसाब से चल रहा है, ये अपने दिमाग का कानून, अपनी मर्जी का कानून लगा के काम कर रहे हैं। जो इनको समझ में आ रहा है वो इनका कानून है, जो ये बोल रहे हैं वो कानून है। जो संविधान में कानून लिखा है उस कानून के तहत ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, ना कोई काम कर रहे हैं। ये अपने जबान का कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनके चमचे अधिकारी भी वही काम कर रहे हैं। कानून हो गया, ये बीजेपी का इनके कानून है चमचे सर। अधिकारी भी वही काम कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन चमचे अधिकारियों को कहना चाहूंगा कि 2022 के बाद तैयार रहें, उनके साथ क्या होगा। नहीं, ये तो जो सरासर वो कर रहे हैं चमचागिरी में, एक टेलीविजन के डिबेट में बैठ करके आप धमकी दे रहे हैं कि आपकी सत्ता आएगी तो आप उन अधिकारियों के साथ में क्या करेंगे। सर ये प्रवृत्ति कैसी है दिनेश सिंह जी? वो तो गंदी हरकतें कर रहे हैं, क्या हम बोलने का अधिकार नहीं रखते? आप हमसे बोलने का अधिकार भी छीनना चाहेंगे? हम बोलने का अधिकार रखते हैं और वो हरकतें कर रहे हैं गैर कानूनी, और इन गैर कानूनी हरकतों की सजा उनको 2022 के बाद मिलेगी, उन चमचे अधिकारियों को पूरी मिलेगी। जरा आप सुन लीजिए, अब उन्होंने मुझको कहा है, जरा ला लीजिए, अब अपने विराम दीजिए। असल में इन्होंने जब शुरुआत की तो उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी का काम कि राम राम जपना और पराया मारना। एक चरित्र, अपना चरित्र वर्णन नाम भारतीय जनता पार्टी का ले रहे थे, लेकिन चरित्र चित्रण समाजवादी पार्टी का कर रहे थे। अरे राम राम जपते भी नहीं थे, पराया माल अपना भी करते थे। आजम खां किस मामले में अंदर है? किसके माल को उन्होंने जब्त किया? राम वृक्ष यादव को भूल गए? आप मथुरा में कैसे जड़े उन्होंने गहरी कर ली थी। आज गायत्री प्रसाद प्रजापति को आप भूल गए? गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला आदमी आय से अधिक संपत्ति में अंदर है। आप लोगों ने कोल घोटाला और 3G स्पेक्ट्रम घोटाला बड़ा किया था, कहां गया वो मामला? बीच में एक शब्द नहीं वो बोला, मामला कहां गया? सब टाटा फिस हो गया, सब सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो गया मामला। तारिक साहब उनकी बात आ जाने दीजिए। कहीं साबित ही नहीं कर पाए सरकार। तारिक साहब एक सेकंड, आप बोल रहे थे, उन्होंने आपको नहीं टोका, सुनने की सहनशीलता तो रखिए ना। और आप बैठ के आप अधिकारियों को धमकी देंगे? अपने दिमाग से अपनी गलतफहमी निकाल दीजिए। जीवन में सत्ता में आने वाले नहीं है। आप लोगों ने भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दिया। मेरा दिमाग बिल्कुल सही चल रहा है और बहुत सही बात कही है। उन अधिकारियों को जो चमचे अधिकारी आपके बने नहीं तारिक साहब, ये बात गलत है, ये बात गलत है। टेलीविजन की चर्चा में बैठ करके आप अधिकारियों को धमका रहे हैं कि सब सरकार बदलेगी तो फिर देख लेंगे। ये प्रवृत्ति राजनीति की तो बिल्कुल कतई ठीक नहीं है। ये जो प्रवृत्ति है कि साहब जब चुनाव का मौका है तो जनता के नजर में खुद से बड़ा हितैषी दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, इस किस्म की धारणाएं पैदा कर दी जाती हैं। और मुझे लगता है कि तारिक अहमद साहब ने जो बात कही वो मुनासिब भी नहीं है कि साहब अधिकारी जो मनमाना तरीके से काम करते हैं, सत्ता दल के कहने पर काम करते हैं, आगे आएंगे, हम आएंगे तो हम देख लेंगे। बिल्कुल जब्बार जी, देखिए राजनीतिक दल जब सत्ता में आते हैं तो जमींदारों की तरह बर्ताव करते हैं, या अगर विपक्ष में रहते हैं तभी दिखाने का प्रयास करते हैं कि अगर हम आएंगे तो क्या करेंगे। देखिए सभी राजनीतिक दल जो है सत्ता के निकट जाते हैं तो रोशनी में कपड़े बदलते नजर आते हैं। यानी यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी का खामियाजा जो है देश की नौकरशाही भी भुगतती है। उसमें क्या होता है कि नौकरशाही बढ़ जाती है, कोई सपा के पक्ष में नौकरशाही हो जाता है, कोई भाजपा के पक्ष में, कोई बसपा के पक्ष में। नतीजा जो है जो विकास कार्य होते हैं पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। एक सेंटेंस जो कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का मतलब कि कमिटेड टू पार्टी, एक पर्टिकुलर पार्टी या सत्ता पक्ष के लिए इसे मान लिया गया है। बिल्कुल जी, देखिए आप उठा करके भारत की नौकरशाही को चाहे राज्यों की हो देखिए तो संरक्षण नौकरशाही है, यहाँ पर जातिगत नौकरशाही है, यहाँ पर गुण पर आधारित नौकरशाही की व्यवस्था ही नहीं है। इसीलिए जो है राजनीतिक दल जो है एक दूसरे नौकरशाही को धमकाते नजर आते हैं, कहते हैं कि हम आएंगे तो आपके साथ ऐसा सलूक करेंगे। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे जो है जनता और लोकतंत्र दोनों को बड़ी क्षति होती है और इस तरह का व्यवहार जो है लोकतंत्र में सह्य नहीं है। जी, और मुझे लगता है कि जो मुद्दा था उस मुद्दे से आगे दूसरी दिशा में ये चर्चा चली गई। तारिक अहमद लारी साहब, मुझे लगता है कि आपको अपने बयान पर फिर से सोच करके उसे बदलना चाहिए। तारिक अहमद साहब, वो लोग अंधे होकर, देखिए इस समय जो अधिकारी लोग हैं वो लोग बिल्कुल अंधे और बायस्ड होकर सरकार के हर बात को, सरकार की जायज नाजायज बातों को मान रहे हैं। नहीं तो आपके सामने क्या कानून का रास्ता नहीं है? एक सेकंड सर, आपके सामने अदालतें नहीं है, कानून का रास्ता नहीं है क्या? पूरी बात सुना करिए, पहले पूरी बात सुनिए। अगर गलत हो रहा है पहले पूरी बात सुनिए।
मैं सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनता की भी बात कर रहा हूं। जनता के ऊपर भी अगर आप लोगों ने नाजायज कार्रवाई की होगी तो हम सत्ता में आएंगे। 2022 में शर्तियां आ रहे हैं, हम आपके ऊपर बहुत दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। यह तय बात है, यह तय बात है। अधिकारियों का आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सुधर जाए, अभी भी वक्त है, नहीं तो दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहे। जनता को जनता त्राही त्राही मचा रही है आप लोग की वजह से। आप लोग अपने अमल ठीक कर लीजिए, अपने काम ठीक कर लीजिए, अपने चाल चलन ठीक कर लीजिए अधिकारी लोग। दिनेश सिंह जी आखिरी कमेंट चर्चा के आखिरी हिस्से में जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी जो लारी जी कह रहे हैं, लेकिन सब दमन चक्र चला जिस तरह की बात आप चैनल पर बैठ के, चलो सुनिए, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप एक चैनल पर बैठ के कर रहे हैं, आपको शोभा नहीं देती है, शर्म नहीं आती आपको इस तरह को। वो पार्टी के हित में, पार्टी के हित में क्या करिए, हम बहुत तमीज से बात कर रहे हैं। सुनिए लारी जी, जो तमीज से बात करना सीखिए पहले दिनेश जी, वो शासन तत्व के हिसाब से काम बिल्कुल तमीज से बात करना सीखिएगा। मैं आपका गुलाम या नौकर नहीं हूँ। आपको शर्म आती है? पैसा देकर आप मुझे यहाँ नहीं बैठा रहे हैं, धमकाएंगे आप कर्मचारियों और तमीज से बात करिएगा। शर्म नहीं आती आपको? आप तमीज से बात करना सीखिए दिनेश जी, जरा सुनिए, तमीज से बात करना सीखिए, तमीज से बात करना सीखिए, तमीज की कमीज पहन कर आया करिए ना, ये आपका तमीज की कमीज पहन कर आया करिए। अधिकारियों की कितनी दलाली कर रहे हो जी? आप धमकाएंगे? अधिकारियों की कितनी दलाली कर रहे हो? ये अधिकारियों को डाटा है तो तुम्हारे चमड़ी में आग लग गई। नहीं, आप अधिकारियों का कितनी दलाली कर रहे हो? कितना काम करवा रहे हो अधिकारियों से? दलाली कर रहे हो अधिकारियों की? सरकार में जो अधिकारियों को भाषा के गरिमा को बनाए रखना चाहिए। अरे चुप रहिए जी, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आप दोनों लोगों से मैं कहूंगा, और हमारे नेता की तरफ से भी सख्त वार्निंग है कि अगर आप लोग इस तरह की हरकत अधिकारी पास नहीं आए तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी अधिकारियों के खिलाफ जो जनता के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। आपस वाले नहीं है, जबान का कानून नहीं, देश का संविधान चलता है और देश के संविधान के अनुरूप कार्य किया जाएगा। हम लोग देश का संविधान के कानून के अनुरूप कार्य करते हैं और आप लोग तो जो बोलते हैं वो आपका संविधान, वो आपका कानून, आरएसएस जो कहे वो कानून। क्या बात कर रहे थे? नहीं, कौन कर रहा है? इस तरह से बात कर रहे हैं आप लोग। मैंने कहा कि आप लोगों ने जो पूछो बोला वो आपका कानून हो गया और हर अधिकारी उस कानून को पढ़ने के बाद हो गया। काम करते हैं, ऐसे अधिकारियों को क्या कहा जाएगा? अधिकारी कर्मचारी आपकी सुनते थे तब आप जायज और नाजायज सब करवाते थे। सरकार देखिए कानून के अनुसार नहीं, सरकार के अनुसार काम करते हैं। ये दिनेश जी ने खुद बोला, दिनेश जी ने खुद बोला। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है सर, यही दिक्कत है कि असल मुद्दे को छोड़ करके दूसरी चीजों में उलझ जाते हैं और हम लोग व्यक्तिगत हो जाते हैं। भाषा के गरिमा को भी ताक पर रख देते हैं, संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं और हम ही से, जबकि हम ये दावा करते हैं कि दूसरे लोग सीखते हैं। क्योंकि वक्त की तंगी, एक समय सीमा यहाँ पर वक्त की खत्म हो रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, तारिक अहमद लारी साहब आपका, दिनेश सिंह साहब आपका और अरविंद जयतिलक जी, आप सभी मेहमानों ने वक्त निकाला R9 टीवी के माध्यम से। मगर सवाल यही है कि क्या भाषा के गरिमा को गिरा करके व्यक्तिगत होकर के हम टीवी डिबेट की चर्चाओं में और ऐसे में अपने बयानों के जरिए से हम क्या जीत और हार तय करते हैं, या वाकई हमारा सरकार जनता के हितों से जुड़ा हुआ है और उस सरकार पर हम वही काम करते हैं जब सत्ता में आते हैं? क्योंकि आज जनता यही सवाल उठा रही है, क्योंकि कोसी नदी पर जो पुल 1932 में बना था, बीते 7 वर्षों में, मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के 5 वर्षों को गिन रहा हूं और इस बीच में 3 साढ़े 3 वर्ष निकल चुके हैं, 8 साढ़े 8 वर्ष गुजर चुके, मगर उसमें जनता की आखिर मुश्किलें हल क्यों नहीं हुई? इसमें जनता की गलती क्या है? कब राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम करना शुरू करेंगे? अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए R9 टीवी।